हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान में इतिहास की वर्कशीट नंबर 2, जिसमें हम वर्कशीट नंबर 23, जिसके अंदर हम पार्ट 2 में का काम कर रहे हैं। यूरोप में समाजवाद और एवं रूसी क्रांति जो थी वो, इसमें हमने यूरोप में समाजवाद था वो 22 नंबर में कर लिया था। ठीक है, अब हम करेंगे रूसी क्रांति का भाग 1 और ये आपकी वर्कशीट है 27 अगस्त की। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि रूसी क्रांति से पहले क्या था। तो रूसी क्रांति से पहले रूसी साम्राज्य में कौन कौन से देश या कौन कौन आता था। तो उसमें था आज का जो रूस है वो फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान शामिल थे। ये चीज़ें जो थी वो ये जो शासक थे या शासन जो थे या जो देश थे वो रूस के अंदर आते थे। ठीक है, अब जो रूस के अंदर रूस का जो सम्राट था वो था जार निकोलस द्वितीय, जो एक निरंकुश शासक था। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय जो रूसी सम्राट था और एक निरंकुश शासक था। यहाँ पे जो मध्यम वर्ग वाले थे, हमने कल उसमें पढ़ा था ना कि मध्यम वर्ग वाले आए थे। ठीक है, सो यहाँ पे जो मध्यम वर्ग वाले थे ना, उनके पास इतने राजनीतिक अधिकार नहीं थे, अभाव था। और राजनीतिक दल रूस में अवैध थे, यानी कि वहाँ पे राजनीतिक दल नहीं बना सकते थे। 85% आबादी का, यानी कि पूरी 100% आबादी में से 85% जो आबादी थी वो कृषि से जुड़ी हुई थी। केवल बड़े किसानों के पास अपनी ज़मीन थी। अधिकांश संपत्तियों का स्वामित्व सामंतों और रूढ़िवादी चर्च के पास था। ठीक है, जो बड़े किसान थे उनके पास जो अपनी ज़मीन थी। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा जो संपत्ति थी या अधिकांश या ज़्यादातर जो संपत्ति थी उसका स्वामित्व या तो सामंतों के पास था या जो फेडरल एसोसिएशंस होते हैं यानी कि जो रूढ़िवादी चर्च होते हैं उनके पास था। सामान्यतः किसान और जमींदारों के अच्छे संबंध नहीं थे। जमींदार और किसान के बिल्कुल अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि किसान अक्सर लगान ना देने या ज़मीन पर कब्जे के लिए विद्रोह किया करते थे। ठीक है, क्योंकि लगान लगता था उस समय, आपको भी पता है अंग्रेज जब भारत में आए थे तब भी लगान जो वसूलते थे। ठीक है, टैक्स जो होता है उसमें क्या हुआ कि कठोर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सामान्यतः वर्ष में एक ही फसल उगाई जाती थी। अब जमींदार थे वो किसानों को अपनी भूमि देते थे, उसके ऊपर भी जो जितना कुछ होता था उसके ऊपर टैक्स लगता था। और जो जलवायु और भौगोलिक कंडीशंस अच्छी ना होने के कारण एक ही फसल जो है वो पूरे साल में होती थी। ठीक है, अब सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में बहुत तेजी से लौह इस्पात उद्योग और कोयल खनन उद्योग स्थापित हुए। मजदूर वर्ग की स्थिति बहुत खराब थी, उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था। उसके बाद में पीटर्सबर्ग और मॉस्को में कुछ लौह इस्पात के उद्योग जो थे या खनन का जो कार्य था, यानी कि माइनिंग जो होती थी, कोयले को खान में से निकालना, वो उद्योग स्थापित हो गए। वहाँ पे जो मजदूर जाते थे उनकी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी, उनको बहुत लंबे समय तक काम करवाना पड़ता था। 12 से 14 घंटे उनसे काम करवाया जाता था। अधिकतर मजदूर जो थे गांव से जुड़े हुए थे और खेती के दिनों में वे अपने गांव लौट जाते थे। तो खेती करने का दिन जब आते थे, जब बारिश हो जाती थी या जलवायु उनके अनुकूल हो जाती थी खेती के, तो वो फैक्ट्रियों को छोड़ के अपने गांव में वापस लौट जाते थे। ठीक है, उसके बाद में परंपरा के रूप में रूसी किसान अक्सर अपनी ज़मीन में कम्यून और मीर को सौंप देते थे तथा मिलकर सामूहिक रूप से खेती करते थे। यही सामूहिकता की भावना समाजवादी क्रांति के लिए प्रेरक का आधार बनी। तो परंपरा के रूप में जो रूसी किसान होते थे वो अपनी ज़मीन जो होती है वह कम्यून या मीर को सौंप देते थे, जो वहाँ का कम्यून होता था उसको। तो वहीं से जो है ये एक समाजवाद की भावना जो है वो उत्पन्न होना स्टार्ट हो गई और समाजवादी क्रांति के लिए प्रेरक आधार बनी। ठीक है, उदारवादी, सामाजिक डेमोक्रेट और सामाजिक क्रांतिकारी खराब आर्थिक परिस्थितियों के साथ निरंकुश शासन को समाप्त और समाजवादी शासन और संसद द्वारा शासन चाहते थे। उदारवादी चाहते थे कि एक न्यायपालिका हो, एक संसद हो, एक डेमोक्रेसी हो जो उनके ऊपर जो है वो शासन करे। ठीक है, ऐसी चीज़ें उनके अंदर थी। उसके बाद में रूस में समाजवाद कैसे आया। तो रूस में समाजवाद कैसे था, देखो, रूसी सामाजिक लोकतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन 1898 में हुआ था। किसानों ने भी 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। 1903 में रूसी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी बोल्शेविक बहुमत और उसके अलावा मेनशेविक अल्पमत में विभाजित हो गई। ठीक है, यानी कि उसके अंदर वोटिंग होनी शुरू हो गई और 1900 में जो समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी बनी थी, 1903 में रूसी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी जो थी, ये जो सामाजिक लोकतांत्रिक 1898 में जो बनी थी वो 1903 में आके क्या होगी, 2 पार्ट्स में बदलेगी। एक तो बोल्शेविक और एक मेनशेविक। ठीक है, जो बोल्शेविक थे उन्हें बहुमत प्राप्त था और जो मेनशेविक थे उन्हें अल्पमत प्राप्त था, मतलब कम वोट्स प्राप्त थे, कम लोग उनके साथ थे। उसके बाद में खूनी रविवार, ये ना बहुत जगह पे आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये खूनी रविवार, यानी कि ब्लडी संडे या ब्लड संडे इसको बोला जाता है।
खूनी रविवार और 1905 की क्रांति। 1905 के अशांत समय के दौरान जब परिवर्तन की मांग की तो श्रमिकों का एक जुलूस जार के शीतकालीन महल में पहुंचा। ठीक है, शीतकाल में जो वहाँ पे जहाँ पे जार रहता था उसके महल में पहुंचा। जुलूस पर पुलिस द्वारा हमला किया गया, 100 से अधिक कार्यकर्ता मारे गए। इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्रांति के दबाव में जार ने एक निर्वाचित संसद यानी कि ड्यूमा का निर्माण किया था, निर्माण की अनुमति दी थी। ठीक है, इसके दबाव में आकर तो एक निर्वाचित संसद जो थी ड्यूमा, वो जार ने जो है वो बनाई थी। ठीक है, अब उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस पर बहुत बड़ा असर पड़ा, बहुत बुरा भी पड़ा। ठीक है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेना बुरी तरह से हार गई। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में जो रूस की सेना थी वो बहुत बुरी तरह से हार गई। 1914 और 1917 के बीच युद्ध में खेती और उद्योगों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा। मजदूरों की कमी हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मारे जा चुके थे। ठीक है, उसके अलावा युद्धों में क्या होता है, लोगों का स्थानांतरण हो जाता है, उनका मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, माइग्रेशन हो जाता है। सेना को खिलाने के लिए अनाज की बड़ी आपूर्ति भेजी जाती थी, जिसमें आम लोगों के लिए अनाज की भारी कमी हो गई, यानी कि सेना के लिए ज़्यादा अनाज भेज दिया जाता था और बाकी लोग जो सिविलियंस थे वो भूखे मरते थे। सैनिक भी युद्ध में लड़ना नहीं चाहते थे और अब सैनिक भी क्रांतिकारियों का साथ देने लग गए थे और उन्होंने सैनिक भी प्रथम विश्व युद्ध में पीछे हट गए और उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ देना शुरू कर दिया। अब करते हैं इसके क्वेश्चन वर्कशीट के। पहला क्वेश्चन है, रूसी साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो पहला हमारा साम्राज्य में रूस के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से, जॉर्जिया, आर्मीनिया और अज़रबैजान शामिल थे। ठीक है, ये कुछ शासन थे, ये कुछ इलाके थे वो इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, रूसी क्रांति में पूर्व रूसी साम्राज्य की सामाजिक व राजनीतिक दशा कैसी थी? यानी कि रूसी क्रांति से पूर्व जो रूस का साम्राज्य था उसकी सामाजिक और राजनीतिक दशा हमने बतानी है। तो राजनीतिक दशा में देखते हैं 1905 किससे पूर्व रूस की राजनीतिक दशा अत्यंत निराशाजनक थी। रूस में जार का निरंकुश शासन था जिसमें जनता पुरानी दुनिया की तरह रहती थी। यहाँ भी यूरोप की तरह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बदलाव नहीं आ पा रहे थे। रूस के किसान, श्रमिक व जनसाधारण के हालात अत्यंत खराब थे। राज्य जनता को कोई भी अधिकार देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वह देवी सिद्धांत पर विश्वास रखता था और सारा समाज विषमताओं से यानी कि प्रॉब्लम से, तरह तरह की प्रॉब्लम से जो पीड़ित था। जार और उसकी पत्नी बुद्धिहीन तथा भोगविलासी थे। वह जनता पर दमनपूर्ण अनुशासन नहीं, दमनपूर्ण शासन आएगा, दमनपूर्ण शासन रखना चाहता था। ठीक है, दमनपूर्ण मतलब जनता की बात नहीं रखता था। ठीक है, जनता को हमेशा उनके दमन के काम ही करता था, उनके खिलाफ ही काम जो है वो करता था। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं सामाजिक दशा की। सामाजिक दशा में हमारे पास क्या है, रूस के किसानों की दशा जो अत्यंत शोचनीय थी। यहाँ कृषि दास प्रथा अवश्य समाप्त हो चुकी थी लेकिन किसानों की दशा में कोई परिवर्तन या सुधार नहीं हुआ था। उनकी कृषि जो थी, जोतें आएगा यहाँ पे, कृषि जोतें। ठीक है, ज्योति नहीं आएगा, जोतें, जहाँ पे जोता जाता है। ठीक है, कृषि जोतें बहुत छोटी छोटी थी तथा कृषि को विकसित करने के लिए उनके पास जो पूंजी थी उसका भी अभाव था। ठीक है, यहाँ पे ज्योति कर लेना, ज्योति की जगह पे। उसके बाद में है औद्योगिक क्रांति आने के कारण आने के कारण जो बड़े बड़े पूंजीपति थे वो अधिक मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने मजदूरों का शोषण करना आरंभ कर दिया। वे उन्हें कम वेतन देते थे, कारखानों में बुरा व्यवहार करते थे, यहाँ तक बच्चों और स्त्रियों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। इसके खिलाफ जब मजदूर एकत्र होने लगे तो 19वीं शताब्दी में उनके ऊपर रोक लगा दी गई कि आप अपने संघ नहीं बना सकते, आप अपने ग्रुप्स नहीं बना सकते। ठीक है, तो वह संघ बना सकते थे, वे ना तो संघ बना सकते थे, यहाँ पे संघ आएगा। ठीक है, संघ, ना तो वे संघ बना सकते थे और ना ही कोई हड़ताल कर सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में उनके पास मरने तथा मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है, ये थी क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें हमने बताना फ्रांसीसी तथा रूसी क्रांति में क्या दो अंतर और क्या दो समानताएं हम देख पाते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं समानताओं की। समानताएं क्या है? दोनों का उद्देश्य जनसाधारण को शोषणों से मुक्ति दिलाना था, एक का सामंतवादी शोषण से और दूसरे का पूंजीवादी शोषण से। दोनों ने संसार को नई विचारधाराएं प्रदान की, एक ने लोकतंत्र की और दूसरे ने समाजवाद की। ठीक है, दोनों ही क्रांतियों का उद्देश्य समानता का सिद्धांत स्थापित करना था। फ्रांस की क्रांति में राजनीतिक समानता प्रदान की और रूस की क्रांति ने आर्थिक समानता प्रदान की। ठीक है, इनमें से कोई भी क्रांति केवल आंतरिक समस्याओं को दूर करने का उद्देश्य से नहीं की गई थी, यह एक किया गया राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। ठीक है, दोनों की अपील देश, प्रजाति, वर्ण, संप्रदाय
से परे समग्र मानवता से की गई थी। दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय थे, ठीक है, राजनीतिक या राष्ट्रीय आंदोलन नहीं थे, अंतर्राष्ट्रीय थे, सबके लिए थे। अब बात करते हैं अंतर की। तो अंतर क्या है? 1789 ईस्वी में क्रांति, ये जो क्रांति थी फ्रांस की क्रांति, ये शीतकाल शांति काल में शुरू हुई थी, पर 1917 की क्रांति जो थी रूस की क्रांति युद्ध के समय हुई। लेकिन फ्रांस की क्रांति शुरू होने के 3 वर्ष बाद से ही यूरोपीय राष्ट्रों के साथ अनवरत युद्ध में फंसना पड़ा, ठीक है। उसके बाद फ्रांस की क्रांति महज हो गई। समाज के किसी भी तबके में का 1789 ईस्वी में क्रांति के विस्फोट करने का कोई उद्देश्य नहीं था, यानी कि ये प्री प्लान्ड नहीं थी, पहले किसी ने नहीं सोचा था, महज हो गई थी। लेकिन जो रूस की क्रांति थी ना, इसके बिल्कुल विपरीत थी। उसमें जो क्रांतिकारियों के एक प्रतिबद्ध और उन समर्पित गुट जो थे पिछले 25 वर्षों से इसकी तैयारियां कर रहे थे, और उनका उद्देश्य, स्पष्ट उद्देश्य ये था कि देश में क्रांति के बाद समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हो, ठीक है। ये हो गया हमारे अंतर। उसके बाद में है युद्ध के किसी देश की जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो हम दोनों करेंगे, एक तो लाभ करेंगे, एक हानियाँ करेंगे। वैसे जनता को इसके कोई लाभ नहीं होते, हानियाँ ही होती हैं, पर देश को इसके कुछ मतलब कंप्लीट रूप से अगर हम देखें तो कुछ लाभ हो सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं युद्ध की हानियों की। तो अब अगर हम युद्ध से होने वाले नुकसान की बात करें, ठीक है, तो अगर मारकाट होती है, लोगों में द्वेष होता है, अन्य राज्यों के या देश की बुरी छवि जो है बनती है, आम लोगों के मन में भय बैठता है, परिवारों बिखर जाते हैं, अराजकताएं फैलती हैं, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ से पर्यावरण का नुकसान होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 80 मिलियन लोग जो थे वो मारे गए थे, जिनमें से 40 मिलियन सिविलियन थे और 20 मिलियन ही जो सैनिक थे, ठीक है। विस्फोटक पदार्थ से सब कुछ ध्वस्त कर दिया जाता है, कई तरह की बीमारियां फैल जाती हैं, पर्यावरण दूषित होता है। युद्ध के कारण लोगों के प्रति विश्वास खत्म हो जाता है, लोगों का धर्मों से विश्वास उड़ जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, जिससे न जाने कितने लोगों की जाने गई और कई पीढ़ियों तक इसका प्रभाव रहा, आज भी उनके ऊपर इनका प्रभाव रहता है, ठीक है। उसके बाद में है युद्ध से होने वाले लाभ। युद्ध जो है वो नई ऊर्जा, नई उत्सुकता, साहस और उत्साह को भी जातियों के जीवन में जगाया करता है, ठीक है। नए नए साधन जुटाने में, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर किया करता है, ठीक है। जैसा कि सन 1965 में लड़े गए भारत पाक युद्ध में भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर होने की दिशा में अग्रसर किया। 1962 के चीनी आक्रमण ने देश को सशस्त्र व शक्ति के स्रोत जुटाने की प्रेरणा दी। इन युद्धों का ही परिणाम है कि आज हम एक सशक्त राष्ट्र के रूप में आत्मनिर्भर स्वावलंबी देश बनकर विश्व के मानचित्र पर उभर कर अपना एक अलग एवं महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। न केवल तीसरी दुनिया की बल्कि विश्व की प्रमुख शक्तियों में से एक महत्वपूर्ण शक्ति भी माने जाते हैं। ये तो कुछ लाभ और हानियां थी युद्ध के, ठीक है, कुछ प्रभाव थे अच्छे और बुरे। सो ये हमारी होगी वर्कशीट नंबर 23 क्लास 9 के लिए, कक्षा 9 के लिए 27 अगस्त की ये वर्कशीट है।